यस। नमस्कार, मैं शिवानी आप सबका दिल्ली टुडे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सब हमारे साथ जुड़े और हमारे इस टॉक शो का जो एक गुडविल है उससे अनदर लेवल पर आप सब लोगों के जुड़ने से ये पहुंच जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें वन बाय वन। सो फर्स्ट आई वुड लाइक, यस सर, रजत सर। Okay, let me introduce everyone. We have with us बहुत ही सम्मानीय और बहुत ही आदरणीय डॉक्टर संदीप मारवा सर, फाउंडर नोएडा फिल्म सिटी और प्रेसिडेंट एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन। सर बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपका डे टुडे के लाइव टॉक शो पे। थैंक हमारे यू वेरी साथ मच। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत अच्छे आईपीएस अधिकारी और बहुत अच्छे हमारे भाई चिराग जैन जी। मैं आपका चिराग जैन जी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डे टुडे टॉक शो पे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अतुल चौधरी जी जुड़े हुए हैं जो कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं और आईएएस ऑफिसर हैं। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ साहिल थैंक यू कराना सो जी जुड़े मच। हुए हैं जो कि कॉलेज दुनिया के सीईओ हैं और एक बहुत ही अच्छे यंग एंटरप्रेन्योर हैं और मैं समझता हूँ कि ऐसे लाखों करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन के तौर पर निकल के आए हैं। साहिल जी मैं आपका भी बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। हमारे थैंक यू साथ सो अभी हमारे साथ अभी जुड़ेंगी लहर सेठी जी जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ ह्यूमन रिलेशन की सेक्रेटरी है। और हमारे साथ अभी कुलदीप राय शर्मा जी जुड़ेंगे जो कि आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मैं उनका भी स्वागत करूंगा। हमारे साथ लहर सेठी जी जुड़ी हुई है। लहर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Rajat. Good evening, everyone. गुड इवनिंग। ओके, ओवर टू यू शिवानी, आप स्टार्ट कीजिए इंट्रोडक्शन। यू कैन स्टार्ट। ओके सर। स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बोला था कि जो इंडिया का यूथ है या जो किसी भी देश का यूथ है उसे रिस्क लेना आना चाहिए, उसे एडवेंचर्स करना आना चाहिए, उसे ये आना चाहिए कि लाइफ कैसे जिए, ना कि सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की लाइफ कैसे बनाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है डेली टू डे, जो एक टॉक शो है, उसका टॉपिक भी यही है कि यूथ का रोल क्या है नेशन बिल्डिंग में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जो एक यूथ है जो किसी भी देश की हम मान सकते हैं सबसे बड़ी एसेट है, उसका जो रोल है वो क्या है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री साहिल सर को कि वो आए और अपने व्यूज दें। व्यूज इस बेसिस पे कि आज के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने में हेल्प करता है। और आज का जो यूथ है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ काफी काफी जो है उसका ध्यान है। बट जो सोसाइटी है वो एक हिंडरेंस प्लेस कर देती है कि स्टार्टअप्स हैं, रिस्क बहुत है, कामयाब हो गए या नहीं। और जो डाटा है मतलब 100 में से एक स्टार्टअप कामयाब हो रहा है, वो चीज जो है वो हर एक यूथ को या स्पेशली हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी को अंदर से डरने पे मजबूर कर देता है। सो आई रिक्वेस्ट यू सर कि आप इस टॉपिक पे स्टार्टअप और यूथ की क्या कनेक्टिविटी है और वो चीज कितनी आगे जा सकती है उस पर थोड़ी सी लाइट थ्रो करें सो दैट कि हमारे जैसे यूथ के लिए इजी हो जाए। Got it. First of all, thank you, Rajat, for calling me to the Delhi today's conference. मैंने जब इसका टॉपिक देखा था कि यूथ को कैसे मोटिवेट किया जाए, तो आई वाज इट्स समथिंग वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो हियर आर माय थॉट्स। जब मैंने 2010 में स्टार्ट किया था, तो एक दो इंटरनेट कंपनीज आई थी, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, तो उनके बारे में सुना जाता था। और पेरेंट्स से बोलना, मैंने अभी अभी बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट किया था, और तब अपने पेरेंट्स को बताना कि देखिए मैं आई विल नॉट सिट फॉर प्लेसमेंट्स एंड आई जस्ट ट्राई ऑन समथिंग ऑन माई ओन। तो मुझसे पूछा गया कितना कमाओगे, कितने साल तक स्ट्रगल होगा। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, बट आई वॉन्ट टू गिव इट अ शॉट। तो 2 साल तक जब मैंने पास आउट किया था तो मेरे पास कुछ भी जरिया नहीं था। आई यूज टू गो टू सेल्स मीटिंग्स जहाँ पे बेसिकली मेरे को खाली हाथ लौटना पड़ता था, बट दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ लर्निंग। उसके बाद से आई गॉट 1 or 2 क्लाइंट्स, उनको मैंने जी जान से मेहनत से सर्व किया। एंड धीरे धीरे करते करते इन 10 years वी हैव रीच्ड अराउंड 800 people company which is कॉलेज दुनिया। तो दिस इज वेयर वी हैव रीच्ड। इन द मीनवाइल मैंने कई चीजें रियलाइज की हैं हमारे यूथ के लिए, या आई थिंक कहीं के लिए भी, कि कहीं के भी यूथ के लिए। सो इफ यू लुक एट अमेरिका, इट इज लैंड ऑफ कैपिटलिज्म एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ भी इनोवेशन होता है तो बिजनेसमैन हो जाते हैं, चाहे आज की डेट में एक इलॉन मस्क हो जो इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं। और अभी ये एक वेव है इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो आई है, इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। छोटे बच्चे 25 साल के
they're starting up. I think we have great examples of Oyo being started by a 22-year-old Ritesh. तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स चाहिए. सी प्लीज अंडरस्टैंड, कुछ यूथ अगर नौकरियां नहीं करेंगे और कंपनियां बनाएंगे, जो कंपनियां बड़ी होंगी वो नौकरियां देंगी. If we train our youth to be employees, then we'll become a slave nation, right? So entrepreneurship is so important for us not to become a slave nation. Please understand, it is not very good thought, but East India Company, which was the foundation of the British Raj, was also entrepreneurship. कोई ना कोई पूरा जहाज लेके ब्रिटेन से लेके यहाँ पर आया और बेसिकली भले ट्रेडिंग के लिए. This is entrepreneurship then. We as Indians need to realize that we need to take risks so that, you know, we can have our marks on the world. This is our century, this is our generation, and as part of, you know, Atmanirbhar Bharat, we need our youth to create different kind of opportunities. You know, India में electronics production नहीं है, manufacturing नहीं है, a lot of our products are imported from China. ये हम नहीं solve कर सकते हैं कि we need a lot of people to step up कि नहीं, I don't really like XYZ being manufactured here. My phone, I will do whatever it takes. I'll make innovative products. अच्छी बात ये है, जो 20 साल पहले कम था, Mr. Marwa can certify to it, the amount of funding available today is much more than it was earlier. Now I am getting some questions around, you know, how do you approach investors? So investors look for two things. One is basically an evidence कि आपने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, राइट? माय स्मॉल राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट तब आ गया था जब मेरे पास 3-4 क्लाइंट थे जिनको मैं बेसिक खुद से सर्व कर रहा था. आई वाज सस्टेनिंग माय ओन. तो किसी ने देखा स्मॉल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, मे बी यू विल नॉट फाइंड वन इन्वेस्टर, कोई और आ जाएगा, राइट? सो आई थिंक think about the product and delivery first, then investors will come, right? Our approach should not be कि मेरे पास अभी कोई इन्वेस्टर नहीं है इसलिए मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता, मेरे पास अभी कुछ you know, इस टाइप का थॉट प्रोसेस नहीं करेगा. यू हैव टू टेक रिस्क कि ठीक है, यू हैव एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में कल मेरे पास सैलरी आ जाएगी, ये वाला माइंडसेट नहीं चलता है और ना चलेगा कभी नहीं. मतलब आज से 1500 साल बाद भी नहीं चलेगा, राइट? Stability is the enemy of entrepreneurship, risk taking. So we have to get out of the slavery and basically मेरी सैलरी फर्स्ट को आ जाएगी mindset to actually unknown की territory में जाने के लिए. And I can trust you if you can slog for 2 years, 3 years, the journey is great ahead. मैं तो फिर भी 3 साल स्ट्रगल किया. They have been great like संजीव बिखचंदानी ऑफ नौकरी, जिन्होंने 8 साल तक स्ट्रगल किया और वो भी MBA करने के बाद आए हैं अहमदाबाद. और उस टाइम पे तो फंडिंग आप मान लीजिए बहुत ही मुश्किल होता था. They still survive, right? So survival is very important. जिसमें बेसिकली हमारे स्टार्टअप वर्ल्ड में कहा जाता है बी अ कॉकरोच. एक कॉकरोच जो है वो न्यूक्लियर विंटर भी सर्वाइव कर सकता है, राइट? जिसके ज्यादा कुछ मीन्स चाहिए नहीं उसको सर्वाइव करने के लिए. अगर नई फंडिंग मिल रही है तो ऐसे सर्वाइव करो, बट मेक इट वर्क समहाउ एंड टुमारो विल बी रोजी एंड there's nothing which can defeat hope. So yeah, be always optimistic. And so yeah, the second question is around pandemic for startups. It's a very tough year, and that is why pandemic कुछ छोटी चीज है. Be a cockroach की तरह सोचो कि I have to survive whatever conditions. कि इंडिया में earthquake आ जाए उसमें भी हमको survive करना है, cash flow को survive करना है. This is the mindset. If you can get this mindset, nothing can defeat you. That's what I would like to. ओके सर, सो मैंने जो एक फ्लक्स निकाला है आपके, जितना भी आपने हमें लाइटन किया है, इसकी पेशेंस इज द की. पेशेंस होनी चाहिए. मतलब एक दिन में पैसा पेशेंस एंड परसिस्टेंस, पेशेंस एंड परसिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन. yes. So अगला क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम चिराग सर. सर आप IPS हो एंड पेशेंस एंड परसिस्टेंट आई थिंक जो होती है, जो भी हम अगर कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रोफेशनल एग्जाम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए वो चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और जो आज का यूथ है वो बहुत ज्यादा अगर हम करें तो उसमें पेशेंस नहीं है हम लोगों में. हमें कि हमने एफर्ट डाला तो साथ के साथ जो हमें वो रिजल्ट मिल जाए.
और जब वो रिजल्ट नहीं मिलता सो वी फील सो रेस्टलेस, हम इतने ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं कि हम गलत मीन्स का यूज करके वो रिजल्ट पाना चाहते हैं। तो अब अगर हमें यूथ की डेवलपमेंट करनी है तो पेशेंस एंड परसिस्टेंस दोनों चाहिए, और वो दोनों हम अपने अंदर कैसे लाएं कि हम सिर्फ ना हमारी डेवलपमेंट की बल्कि हमारी कंट्री की, जिसके लिए हम उस एग्जाम में बैठने वाले हैं या फिर जिसके लिए हम आगे कमाने वाले हैं, उसकी भी डेवलपमेंट हो सके। Right. Yeah. यस सर। It's a very valid. So, आपने बात करा धैर्य की जरूरत हमें केवल एज ए स्टूडेंट ही नहीं है, आप किसी वॉक ऑफ लाइफ में जाएंगे सब जगह धैर्य की बहुत जरूरत है। इवन आपकी बाकी आवाज तो बहुत म्यूट कर, बाकी तो म्यूट कर ले, थोड़ा सा आवाज आवाज म्यूट कर ले। मेरी आवाज ब्रेक हो। हेलो, यस सर। मैं ऑडिबल हूं? हेलो जी बोलिए बोलिए, हाँ जी आवाज आ सर। रही है सर, बोलिए। जी, मैं ऑडिबल हूं? हाँ जी सर। तो धैर्य की जरूरत हर फील्ड में है, जैसे कि उन्होंने बिजनेस के बारे में बोला, बिजनेस में भी इवन स्टार्टअप को धैर्य की जरूरत होती है। मेरे मैं पर्टिकुलरली एक ऐसे स्टूडेंट की लाइफ से बताना चाहूंगा, लाइफ साइकिल अप्रोच से, कि कैसे धैर्य बिल्ड किया जाता है। दो तरह के फैक्टर हो सकते हैं इसमें, इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल से शुरुआत करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टीचर होता है, और मैं ऑडिबल हूँ ना? यस, इज इट सर ऑडिबल? आपकी आवाज जो है वो लाइक काफी ज्यादा तेज आ रही है। वॉइस की सर यू स्पीड कैन दिखा रिमूव है। योर ईयरफोन, यू कैन रिमूव योर ईयरफोन। हाँ जी, अपने आप ईयरफोन्स रिमूव करके देखिए सर। स्पीकर थोड़ा, हेलो, नाउ इट फाइन नाउ? जी 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 बोलिए बोलिए बोलिए, यू कंटिन्यू सर। जी, तो धैर्य में सबसे पहले जो धैर्य स्टार्ट होता है बिल्ड करना, वो स्टार्ट होगा आपके घर से। तो अगर आपके मम्मी पापा आपके जब स्टार्टिंग के स्कूल के ईयर्स हैं, उनमें अगर पेशेंस रखेंगे कि मेरा बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, कुछ होते एक पेशेंस को देते हैं कि पेरेंट कि बच्चा सीख नहीं रहा है तो इसको ट्यूशन लगाया जाए, इसको एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाए, और उसके मतलब पेस ऑफ लर्निंग को बिगाड़ देते हैं। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है इनिशियल ईयर्स में, सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, स्पेशली मदर का, जो सबसे ज़्यादा टाइम देती है बच्चों को। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है टीचर्स का, जो सबसे अपने स्कूलिंग ईयर्स में सबसे ज़्यादा बच्चा सीखता है, उसका बिल्डिंग ईयर होता है। तो अगर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को उनके पेस ऑफ लर्निंग पे सिखाने की कोशिश करें, होता क्या है कि क्लासरूम में अगर आप देखेंगे तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो स्टार्ट आगे बढ़ते हैं और उनके बेसिस पे पेस क्लास का चलता है, और पीछे वाले बच्चे बैक रह जाते हैं। तो जो उनकी लर्निंग स्पीड है उसको कोप अप नहीं कर पाते, और उसकी वजह से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट रोल पेरेंट्स का, टीचर्स का है, जिससे कि वो धैर्य बिल्ड कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। फिर थर्ड, जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उसमें काम करते हैं अपनी खुद की मोटिवेशन लेवल। तो अगर आप किसी चीज की तरफ, अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, तो आपको पता है कि मुझे ये चीज चाहिए। जैसे मैंने सोचा था कि मुझे IAS या IPS बनना है, तो मैंने 4 साल तक हार नहीं मानी। तो ये चीज मेरे को मेरे मोटिवेशन से, मेरे को मेरे एम से आया कि मुझे करना है तो करना है, कितने भी ईयर्स लगे। तो हम एक पेशेंस रखते हैं कि धीरे धीरे होगा। फिर इसके लिए हम बहुत सारे अपने बुक्स पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन सकते हैं, जो कि हमको बताते हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस कैसे दी। बहुत सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल हैं वर्ल्ड में, इंडिया में, जिन्होंने दिखाया है कि धैर्य अगर आप रखेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। एक अपने पैरा ये फिजिकली चैलेंज एक लेडी हैं, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, भक्ति शर्मा आई थिंक। उन्होंने आफ्टर एम्प्यूटेटेड लेग होने के बाद भी एवरेस्ट को पास किया। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर धैर्य रखा, कहीं ना कहीं हार्ड वर्किंग जो स्पिरिट है वो रखा। तो अगर हम इन सब फैक्टर को देखें, रोल ऑफ पेरेंट्स, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टू गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम द मोटिवेशनल स्पीकर एंड द सक्सेसफुल पीपल, कहीं ना कहीं उस चीज को बिल्ड किया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको सक्सेस अभी ना मिले, आपको बहुत प्रयास के बाद मिले, कभी कोई लकी भी होता है कि उसको सक्सेस मिल जाए, पर अगर आप धैर्य नहीं छोड़ेंगे तो आपको सक्सेस मिल सकती है। थैंक यू सर फॉर योर थॉट्स। आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्लान्स थे, जैसे कि हमारा भी प्लान था फिजिकल मीटिंग करने का,
बट सिर्फ कोरोना की वजह से जितने भी हमारी अगर हम कहीं होप्स थी वो ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो टूट रही है। हालांकि वो सच में टूट नहीं रही है, बट हमारी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है, हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं है कि जो सिचुएशन हमारे सामने है हम उसे कैटर कर सके। और आई थिंक जो हमारी स्ट्रांगनेस है वो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग से नहीं आती, वो आती है हम मेंटली कितने स्ट्रांग है। सो आई रिक्वेस्ट संदीप सर कि हमारी मेंटली स्ट्रांग होना, क्योंकि आज के यूथ में अगर हम देखें तो दिखावा, अगर नॉर्मली बात करें तो शो ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा एक हम कह रहे हैं कि फैलती जा रही है, कोरोना की तरह फैलती जा रही है, बट मेंटली स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि हम लोग देख आए दिन सुनते हैं कि 18 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली, 16 साल की लड़की ने सुसाइड कर ली। सो मेंटली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है एक ऐसे इन्वायरमेंट में, एक ऐसे डायनामिक इन्वायरमेंट में जहां हमें सरवाइव तो करना ही करना है, साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि हम जिसके साथ भी एसोसिएटेड हैं उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। और वो वैल्यू ऐड हम तभी कर पाएंगे जब हमें कुछ वैल्यू है, और हमारी जो सारी वैल्यू है वो हमारी बाइसेप्स में नहीं, हमारे माइंड में है। तो अपने माइंड को कैसे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ठीक। करें, और यूथ के लिए कुछ ऐसे टिप्स है प्लीज। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा। Let me first extend my heartiest thanks to Daily Todays for inviting me here for this beautiful talk show. Thank you for that. Let me start with two lines. इस सभी दिशाओं से शुभ सुंदर, भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये, मेरे यत्नों से करुणाकर. See, it is whether north, south, east or west, whether you're in India or abroad, whether you're on the top of the hill or you're standing at a seashore, whether you are in a lush green garden and looking at some colorful flowers, or maybe looking at the most beautiful woman on earth. But the fact is, there are two things which are much more beautiful than what you can see with your naked eyes. And these two things are your thinking and your feelings. And the best part is that both the things are right within you. I mean, you don't even have to have eyes for that. On this very auspicious day, first, let's pray. Hey, Lord, give me good thinking, give me good feelings so that I can do good deeds. And through my good karmas, I would love to convert this earth into heaven. In this case, my own country, India, into heaven. This is what I believe, and this is what I want everyone to believe in it. And imagine a country with almost 50% youth in this country is always worried about youth, always worried about the young people, their thinking and their feelings. This is what the whole country is right now worried about. And that's the reason that Government of India has created some wonderful programs like Shisht Bharat, Shresht Bharat, Atmanirbhar, Clean India, Green India, Digital India, Startup India, Stand Up India, Save the Girl Child. Why these all programs have been created? They have been created so that we can create a wonderful mindset for the youth of this country, because they are the people who are going to take this country to the next step. Imagine we don't have our ancestors sitting with us, nor this particular generation is going to stay on this land. It is only youth who's going to move further and will carry system to the next generation. That's very important to understand. There is a very old proverb, आपको याद होगा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय. Agar if your children are good, if they are saput, then what is the need of creating unnecessary wealth, and why you have to be worried about anything? And on the other hand, when your kids are bad characters, if they are not committed people, if they're not good human beings, then why you're worried about the wealth or their future? Because in any case, whatever you're going to give them, they're going to finish that into a null and void. Now, coming down to that point, it is very important to understand that today we are worried about youth. This country has to think about youth. Every step is to be taken about youth so that all next generation should come with great enthusiasm. Now, I'm in education for 27 years, and I know that if you can change one student, if you can convert one good student into a good human beings, you're not changing one person. You are actually changing the genes of that person. You're changing the generation of that family. Imagine, this is what is needed. I'm coming to your question probably in a minute. And youth is not only a vital source of state, but also a change agent. This is your topic, and they are the evolver of social, economic, political, and culture transformation, and the driving source for change. They are the social actors of change and process.
Youth have dreams, they have hopes, passion, enthusiasm, and to do anything different, innovative, extraordinary, productive. And their energy must be used for productive purpose, for development, and to bring in change into this country. This is what I believe. And my dear friends, I mean, I would love to give first few examples right here. I was in Finland and I checked with one small boy who was roaming on the road. I said, "What are you going to be?" This is my habit. I keep on inquiring. I'm a student of research. And I say, "What?" He says, "I would love to be a teacher." Can you imagine? Now that chapter is over. Probably after 4-6 hours in the evening, when I was in a restaurant, I found another young boy there, and I checked with him. I say, after talking to him for 2-3 minutes, I said, "What are you going to be?" He says, "Uncle, I would love to be a teacher." I was amazed. I was shocked. In people in Finland, why they want to be teacher? And then I checked up with one very special officer who was deputed with me. I say, "What is the position of teachers in Finland?" He says, "Sir, you will be surprised to know that teaching profession is the best and the biggest profession in Finland. It is considered to be the most prestigious profession, and the salary of the teacher is only teacher whose salary is more than the president and prime minister of this country." I mean, imagine that how it is important. Why? Because Finland has understood very well that it is only teacher who can build up the career character of the youth of the country, and they have to be paid well, they have to be taken care of, they have to be given a status. Unlike India, I'm sorry to say that. But then this is kind of a change we want to bring in India, where we can really give best of the education, best of the career and character, best of the information, best of the entertainment to our students when they are learning during their school and college days. This is must today, and this should be a point which you should all carry back home after daily today's talk show today, my dear friends. When I talk about social change, because now this is a social change, one social change can bring in the whole country to now the 100% literacy country, and also a respect for teacher. When I say the youth can bring in economic change, then we must look upon Japan, where people are so committed, people are so truthful to their country, and by watch they work minimum 8 hours of their duty. Unlike India, where जहाँ 2 घंटे काम किया उसके बाद कहते हैं फूट ले यार आज का दिन पूरा हो गया, या लंच खाया तो 4 घंटे तक लंच ही चलता रहा. Now imagine Japan, which was finished after Second World War, has come up as one of the finest countries of the world only because people of the country, the youth of the country is so committed, and they are truthful to their nation, and they have brought the country to such a wonderful position. When I say a political change, I'm sure you remember during Jayaprakash Narayan, when things were going out of hand in this country, whole youth of this country stood up with Jayaprakash Narayan and revolted. Same thing happened in Egypt when the whole population revolted against the administration of the country, and they brought change into the country. So it is youth which should be active, proactive rather, conscious, and also be part of the politics, which that is the reason that the voting rights has been reduced to a minimum age possible today in India. When I say culture change, it is very important to remember your own religion, your own language, your own food habits, your clothing, your fashion, the way of entertainment in the house, your society, your people around. Very important. Who's going to carry this information, this kind of a setup? Only youth. Imagine that. I mean, look at Bhutan. Today, Bhutan has been rated as the most happiest country of the world because the youth has come up and they have taken the whole charge of the whole country into their own hands, including their own young administration, the whole young government of that country. Now, coming back to a very important thing which you said, it is the restlessness, over expectation from your own self is the first cause of irritation, restlessness, and ultimately it leads to
any drastic step which a student is bound to take. So, my dear friends, it's very important. Plan your day, work your plan, and then first plan your work and then work your plan, and start working on your own self. Develop yourself, develop your resources, see what is good in you and what is bad in you. What is bad, please start curtailing, and what is good, start promoting, and you will realize that you are much more energetic, you are much more powerful, you are much more intelligent what you were few days back. And start putting your efforts into the right direction. Don't waste time. It's very important. Youth, probably it's a sad story that youth, when they start growing, they think we have enough time to become something in life. And by keeping that in mind, they start losing a lot of time in all unproductive purposes. Nobody is stopping you to play. Nobody is stopping you to enjoy. Nobody is stopping you to have fun in life. But you should always have a small period for that. The rest of the period must be spent rightly into your education, into building up your career and character, learning and studying extraordinary, and start thinking about your future. What you want to be in life, you must know it. Write down what are the 10 best profession or best businesses you like or you want to be in, and start working out which is more convenient, more accessible, comfortable, and then start working on that plan. Slowly and gradually you will see that you will improve yourself, and you will be able to achieve many things possible which you were not even realized earlier. Let me put that in cut short. I mean, I've got a lot to speak on this subject. I can speak for hours and hours because I've been dealing with students for now 27 years. And I'm happy that the student of AAFT today, they are one of the finest students. I mean, that's the reason. They learn a lot. And not only that they learn the skill or they learn their education part, they learn many things of life into this institution. And today, my students has brought this institution as the first 10 best film schools of the world, mind you. But then very important thing is that recently our Honorable Prime Minister has started a very beautiful program, Atmanirbhar, for youth of this country. And I think most of you have not even sat and segregate or analyze what Atmanirbhar is all about. Because at the face of Atmanirbhar means self-sufficient or self-reliant. But then let me put you, Atmanirbhar is the real definition of youth today, which you must carry home. Number one, A stands for you have to be ambitious. Think big, have big dreams. You have to be ambitious. But also T stands for tough. Build up yourself right from young age, make yourself tough. That I should be stand against the unforeseen circumstances. Very important. Then the next A stands for attitude. That be humble, be polite, be simple. Simple thinking and high thinking and simple living. I mean, that should be the principle. A stands for your attitude. And then M stands for motivation. Develop. You must have a self motivation. कि मुझे करना है, करके दिखाना है, and I have to be an achiever. That kind of a self motivation you have to develop within you. Atmanirbhar. N stands for nationalist. You have to be nationalist. You have to love your country. You have to be patriotic. You just cannot ignore your own country. Start abusing and accusing your own people. I mean, look at other countries. Look at Japan. You can't even utter a wrong word against Japanese. He'll hit you. You just cannot speak wrong about their country. Never listen against your country. You have to be nationalist. I stands for information. Gather largest information possible, because ultimately information is your knowledge. Gather information. We never had Google and internet at our age. You are so lucky. The whole world is right there at your disposal. Look into it, surf, search, get into it. Information, gather information, and then come to a conclusion. Then R stands for research, and you have to be responsible enough. That responsibility is missing from the whole area.
मेरा काम नहीं है, तेरा होगा, रहन दे, कर ले, हो जाएगा, छोड़ दे. This is the kind of attitude. No, take the responsibility of your own self, of your family, of your business, of your college, of your studies. Take of your neighbor, of your society. Take some responsibility. Unless until you take responsibility, how you going to grow in this country? I don't understand. B, Atmanirbhar. B stands for believe. Believe in yourself. Believe in your parents. Who can be the best teacher other than your own parents? Believe in your teachers, your institutions. Respect your institutions. Respect your education system. And see how things are going to change in this country beautifully. So believe in the system. Believe in government. Why not? You have voted for it. Now believe it. And then H stands for humility. You have to be humble. You have to be a good human being. If you are not a good human being, you can never rise in life, mind you. It's my own research. So that H stands for humility. And then there's another A, which means aggressive. You have to be aggressive, hardworking, honest towards your own work, and always ready to work hard. Very important. And last, Atmanirbhar, R stands for you have to be result oriented. Look into my efforts. I hope they are going or getting into the right direction. And what I'm going to achieve, a very small achievement is an achievement. A small, आप सारा दिन पत्थर के आगे खड़े हैं और धक्का लगा रहे हैं और शाम को बोलते हैं पत्थर हिला नहीं. There is no need for that kind of energy or that kind of waste of time exercise. लेकिन अगर वो पत्थर अगर आधा इंच भी आगे चला गया तो इसका मतलब इट्स रिजल्ट ओरिएंटेड. आज का सारा दिन कामयाब हो गया कि मैंने इतनी बड़ी चट्टान को आधा इंच आगे खिसका दिया. सो मेक स्मॉल गोल्स, try to achieve them and call yourself successful, positive thinking and achiever. And one good day you're going to be a big man, a big officer, a big businessman with all your own efforts. And let me just finish because I have to attend another seminar. The last line I can always say कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम. थैंक यू वेरी मच. सर मारवा सर, मैं चाहूंगा कि सर 5 मिनट और बने रहे. अभी अतुल जी है और लहर जी बोल रहे, उसके बाद मैं कंक्लूड करता हूँ. जी सर. मैं हूँ. थैंक यू सो मच संदीप सर. आपने जितना बताया कि हम कोई भी प्रोफेशन चूज करें, पर एक प्रोफेशन जिसमें हम सबको एक्सेल करना है इज गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि उसके बिना हम किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, हम लोगों से रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट हम किसी से मांग नहीं सकते, उनके मन से आती है. और उनके मन से रिस्पेक्ट तभी आएगी, उनके मन से सपोर्ट तभी आएगा जब हम अच्छे ह्यूमन बीइंग होंगे. और सपोर्ट के मामले में इस देश में जहां तक हमने ऑब्जर्व किया है कि जेंडर के बेसिस पे थोड़ा सा रहता है कि किसको, वुमेन को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, मेन को ज्यादा सपोर्ट चाहिए, या जो भी हमने पीछे पढ़ा, हमारी हिस्ट्री में पढ़ा हमने, या जो भी हम आने वाले, आज हम सब बोलते हैं कि वुमेन जो है कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है. हाँ, कुछ भी कर सकती हैं, बट द थिंग इज हम खुद ही उन लोगों पे, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वुमेन्स ने अपने आप को नहीं बांधा हुआ, या वुमेन्स के पेरेंट्स ने उन्हें नहीं बांधा हुआ, हमारी इन्वायरमेंट ने हमें बांधा हुआ है. अब आज के टाइम पे हर एक पेरेंट को अपनी बेटी पे या फिर कोई भी वाइफ है उस पे ट्रस्ट है, पर ट्रस्ट नहीं है इन्वायरमेंट पे. और उसी इन्वायरमेंट की वजह से हमें रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं. सो लहर मैम, लाइक इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस टॉपिक कि हम अपने इन्वायरमेंट, हमने अपने पेरेंट्स को चेंज कर लिया, अपने रिलेटिव्स को चेंज कर लिया, पर इन्वायरमेंट को कैसे चेंज करें जिसका जो सारा का सारा फोर्स है वो हम पे ही चलता है और वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो हम पे ही लगती है. थैंक यू. बहुत रेलेवेंट चीज आपने उठाई है. सो एनवायरनमेंट कैसे चेंज करें? देखिए, अब एक ये जो पेट्रियार्कियल सोसाइटी है हमारे देश में ही नहीं है, ये इट्स द वर्ल्ड ओवर. अगर हम कहें कि सिर्फ इंडिया में पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती है, दैट्स नॉट रियली ट्रू. पेट्रियार्की एग्जिस्ट एवरीवेयर. ऑफ कोर्स जो उसके लेवल्स हैं या उसकी इन्वॉल्वमेंट है इन आवर डे टू डे लाइफ, दैट प्रोबेबली वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. Now,
ये जो पेट्रियार्की है ये इतने मिलियंस ऑफ ईयर से चलती आ रही है, हजारों लाखों सालों से चलती आ रही है कि इसको ब्रेक करने में भी बहुत टाइम लगेगा, and it has to be a gradual process. But what is good is that at least in urban India हमने ये शुरुआत कर दी है. तो patriarchy को break करना is, I think it's everybody's responsibility. It is men's responsibility as well as women's responsibility. Women empowerment की जब भी हम बात करते हैं, मैं ये बहुत जगह बोलती हूँ कि हमें लगता है कि women empowerment तो औरतों के लिए है, औरतों का फायदा होगा इससे, लेकिन ऐसा नहीं है. आपने अभी खुद बोला कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं who commit suicide, right? Now, अगर आप डेटा उठाएं world over, not just in India, okay? So the data tells you that 70 to 75% of suicides are not committed by women but by men. So only 20 to 25%, 25 to 30% of the suicides the world over, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, are committed by men. तो ये आपको क्या बताता है? This is data, these are facts, okay? आप NCRB का डेटा उठा लीजिए जो लेटेस्ट है, वो भी आपको यही बताएगा कि हम आदमी के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं. So patriarchy is not just unfair to women, it is also unfair to men. क्योंकि एक आदमी का काम है कि वो पूरा घर भी चलाए, उसके बाद वो उसके बारे में बात भी ना करे, क्योंकि अगर आदमी अपने फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में बात करता है तो हम उसको, we have a general perception of looking at that man as being weak, which is not the case. इमोशंस सबके होते हैं. हमारा जो जेनेटिक सेटअप है, other than our physical setup in certain matters, जब हम पैदा होते हैं, it is more similar than it is different. And this has been proven by science. A lot of scientists will argue with you on that. तो हम आदमियों की भी मदद कर रहे हैं जब हम empowerment और equality की बात करते हैं. Now I'll come to the topic because today we're talking about the role of youth in India's future, right? Now, I might say a few things that might not go down very well with the others on the panel after having heard them. But in my opinion, we cannot solve a problem unless we admit that there is a problem. हम एक इशू को तभी रिजॉल्व कर सकते हैं जब हम पहले माने कि हमारी सोसाइटी में या हमारी लाइफ में या हमारी कंट्री में वो इशू एग्जिस्ट करता है. तो अब आपको डेटा क्या बताता है? I'll just read out a few figures, right? So out of India's total population, as per the data that we have, approximately 65% of India's population is below the age of 35. मतलब 35 साल से नीचे की हमारी 65% पॉपुलेशन है. उसके बाद भी हमारे मिनिस्टर्स और लीडर्स हमारी कंट्री में जिनकी एज 35 से नीचे है, that is only 6%. Okay, so that is the 6% young leaders हैं हमारे देश में, जबकि 65% of India's population is below the age of 35. आज के दिन में लोकसभा में 12% जो लीडर्स हैं वो यूथ लीडर्स हैं. Now I feel that this is highly disturbing. ऐसा क्यों है? जब हमारी population of youth is so high, I feel that the youth's involvement in policy making needs to increase. Now, traditionally, in India especially, we do not look upon politics as being something which is very respectable, so to say, you know. अरे वो गुंडा होगा, वो कहीं और कुछ नहीं कर पा रहा होगा, तो तुम पॉलिटिक्स में क्यों जाना चाहते हो? तुम इसके बारे में क्यों बात करते हो? Why do you speak about this? Why are you interested in this? Right? Those are the kind of questions that will arise, or the things that you will hear the moment that you express any interest in it. That needs to change, right? जब हम youth की involvement की बात करते हैं हमारे देश के फ्यूचर में, तो ये this is the first place where the youth needs to get involved. So since हमारी जो youth की population है that is so high, right? तो I feel, and 15 to 59 years की population की हम 35 years से below की बात करते हैं. Now 54% is also below 25, the age of 25. So I feel we need to invest more in our youth's education. For me, education is not just कि आपने एक डिग्री ले ली. Education also involves, जैसे Mr. Marwa was talking about, you know, being aware of what is going on. That is also a part of education. Education doesn't stop. अच्छा मेरे को डिग्री मिल गई, अब मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ, अब मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. And that is the attitude of a lot of people that I see. मेरे आसपास के जो लोग हैं, उसके बाद एक बार डिग्री मिल गई, पढ़ना ही बंद कर देते हैं. उनको
कोई इंटरेस्ट ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, हमारा काम हो गया, दैट्स ऑल दैट वी आर कंसर्न्ड विद. इट डजंट वर्क लाइक दैट. आई मीन अगर हमें अपने आप को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है, देन दैट नीड्स टू सॉर्ट ऑफ चेंज. सो हमें अपने यूथ के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, in order to protect them and to guarantee them their rights, I think we need a lot of work in that area. Now, where does India stand in various indices, right? Because agar hame usko badalna hai, to we need to first address that. India is 130 in the Human Development Index. We're 115 in the Human Capital Index. I think according to the latest data, we were 138 in the Global Hunger Index out of 158 countries. 153 countries, I think, and that's very alarming. इसका मतलब है इतने सारे लोग भूखे मर रहे हैं हमारे देश में, जिनको बेसिक्स नहीं मिल रहे हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 122 हैं. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी में हम 145 हैं. ऑफ कोर्स वी आर डूइंग वेरी वेल इन certain areas of the economy. However, we are not doing well at all in certain other areas of the economy. And for me, जब हम role of youth के बारे में बात करते हैं, I think economic development is only a small part of it. We can't just talk about development in terms of the economy. So the billionaires have obviously grown. We all know that, right? But in terms of poverty, the poor people also have increased at the same time. So there needs to be a balance, which I'm sorry to say is right now lacking in our country. So if we are to improve, then the youth needs to change. They need to get charged and they need to come forward. Now, for example, if you remember about the Nirbhaya case, it was majorly driven by the youth of the country. And to a large extent, they were successful. I mean, the juvenile justice system was changed. The laws were changed thanks to that movement. And people are today aware of that case. And thanks to that, even though it took 6 years, but, those special courts were set up and at least were a little better. So, the youth involvement in protests is I think it's a great sign. Good governance is only realistic with the youth empowerment, and nation building also happens with the involvement of the youth. Even the India Against Corruption protest, if you remember, jiske through hamari a political party like Aam Aadmi Party was born, was also all thanks to a protest which was majorly supported by the youth. So I feel ki this is an area that is not often talked about, but only talking about economic empowerment of the youth is not the way forward. The youth also needs to get involved in policy making, and I think that's about all that I wanted to say. So the youth needs to be aware of their rights and their responsibilities. Okay, शिवानी, अब मैं आऊँगा. अतुल चौधरी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, और मारवा सर आप बने रहिएगा, चूंकि सर इसके बाद मेरा नंबर है, सर मुझे बोलना है, तो सर मैं चाहूंगा कि आप बने रहें. और अतुल भाई बहुत देर सुन रहे हैं. मैं दो लाइन के साथ मैं चाहूंगा अतुल जी अपनी बात को शुरू करें कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, प्रयास है कि ये सूरत बदलनी चाहिए. सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, प्रयास है कि सूरत बदलनी चाहिए. मेरे दिल में नहीं तो तेरे दिल में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. भाई अतुल चौधरी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी बात रखें, उसके बाद मैं जी. Very good evening to all the members. First of all, it's a great pleasure to hear Sandeep sir. Sir, जो आपने जितना भी चीजें बोली, it was really very motivational. आत्मनिर्भर भारत के बारे में या जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के बारे में, each word was actually very motivational and inspirational. Sir, आपने बात की change agent, how you can be a change agent for your community. I can give one example. That is of myself. I belong to scheduled caste. I belong to Gujjar and Bakarwal community. If you have heard, they are nomadics. So, most of the people, they are actually still involved in nomadic activities. So, belonging to a certain community which is actually very backward from educational and health perspective, I can say that agar I am first from my district to qualify UPSC, that's a big thing for me and my community. So, people, thank you. People there, they actually don't know how the youth actually, I'm talking about the youth of my community, they actually don't know what are the opportunities they have, how they can utilize the education, how they can utilize the different sectors,
And Sahil sir was talking about startup and entrepreneurship. I don't think they even know about what startup and entrepreneurship is. So I think that is also the youth which we should focus on. So I am doing various activities like seminars online, so because everyone has phone today, so I can connect with them, actually guide them and be their mentor, so they can come to the different sector, not just UPSC but startup also and other fields. So जो सोशल एजेंट की बात की आपने, चेंज एजेंट की, दैट्स एक्चुअली अ वेरी गुड पॉइंट जो मुझे काफी अच्छा लगा. उसके अलावा जैसे साहिल सर ने बात की, बी अ स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप गाइस, तो rather than just be a job seeker, be a job creator, so that actually जो India being a young country, इसमें more than 50% of people are young, small than 25 year of age. So actually it is very important to focus on startup and entrepreneurship. उसके लिए गवर्नमेंट इज एक्चुअली डूइंग वेरी डिफरेंट थिंग्स. स्टार्टअप की डेफिनेशन चेंज कर दी है, जिसमें 10 इयर्स से कम की जो कंपनी है वो स्टार्टअप में आती है, जहाँ 100 करोड़ जो टर्नओवर है. सो गवर्नमेंट एक्चुअली डूइंग डिफरेंट स्टेप्स एंड डिफरेंट थिंग्स. Moreover, what I learn from preparing for UPSC and what other people can also agree with, persistency or mindset. That's the only two things which actually make you a strong human being. और अगर आपको कोई भी आपने गोल सेट किया है, भले ही वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, भले ही वो किसी और सेक्टर से रिलेटेड हो, या कोई भी फील्ड है, तो परसिस्टेंसी और माइंडसेट अगर है, अगर एक आपका जो आप फोल्ड रख सकते हो, तो यू कैन अचीव एवरी गोल. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई थिंक बाकी तो सब डाटा वगैरह और बाकी चीजें तो ऐड कर ही दी हैं. आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. थैंक यू अतुल जी. चिराग जी जुड़े, साहिल जी जुड़े, मारवा सर, लहर जी, और मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखूंगा. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सब जुड़े, और शिवानी आपका भी धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने मॉडरेट करा. मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि लहर जी भी जुड़ी हुई हैं. तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था, फिजिकल इवेंट होना था जीआर बजाज के अंदर, और मेरा सर मारवा सर बैठे हुए हैं. मेरा सर प्रयास था अभी कि सर लगातार हम लोग काम कर रहे थे, और जिसमें हमने सर करीबन डिजिटली और फिजिकली सर हमने पैन इंडिया करीबन मोर देन 100 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ हमने इवेंट्स करे. तो जो सर मुझे समझ में आया सर कि, और सर चूंकि मैं भी सर एक बहुत छोटे से शहर से निकला हुआ हूँ, झारखंड बिहार से मैं निकला हुआ हूँ, और दिल्ली एनसीआर से मैं बीटेक करने के लिए आया था. बीटेक करने आया था मैं, और सर दिमाग में कुछ और चल रहा था. और तो सर कहीं ना कहीं सर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे डिफिकल्टीज झेलने को मिले. और आज भी सर मैं सर किसी से मिलता हूँ सर, मैं उनकी पाँव छू के प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर मेरा यहाँ पे कोई था नहीं. और सर मुझे सर हर व्यक्ति से मुझे सर बहुत कुछ सीखने को मिला. तो सर मेरा प्रयास ये था कि सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो. आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, बात करते हैं, साहिल जी ने बात करी एंटरप्रेन्योरशिप की, आपने बात करी, तो और बात करी कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ जॉब सीकर यू हैव टू बिकम अ जॉब क्रिएटर. तो मैं चूंकि जो इवेंट्स करता था, लोगों से मैं बात करता था, जो ग्राउंड के लोग हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हैं, तो सर जो मैं सीखता था उनसे हर दिन ना, तो मुझे सर जो समझ में आया कि एक ऐसा सर प्लेटफॉर्म होना चाहिए सर, जहाँ से हर एक फील्ड के जो टॉप के लोग हैं, वेदर इज एन ब्यूरोक्रेट और कोई कॉर्पोरेट लीडर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर आर्टिस्ट, किसी फील्ड में वो है, जो टॉप के लोग हैं. और सर पैन इंडिया जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, वो किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, वो किसी फील्ड का सपना देखते हैं जाने का, जो सर उस फील्ड के जो टॉप के लोग हैं, सीधा वो उनको मेंटरशिप दें. सर मैंने ये प्रयास किया था, और मैं सर उसी प्रयास में सर ये मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, और जो सर मेरी फिजिकल इवेंट थी, मेरा पूरा वही मामला था, वही करने का. और सर जो मैं रजत, अभी तक हाँ, जी सर. मैं इसके उपलक्ष्य में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि अब देखिए क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि जैसे ही आपने कोई काम आइडेंटिफाई कर लिया, तो एक तो दृढ़ता, जो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन जो है वो होना बहुत जरूरी है. आपको दृढ़, अगर अतुल ने सोच लिया कि मुझे आईआरएस पार करके दिखाना है, तो उसने दिखा दिया. और अभी कितनी मजा आया ये सुन के कि इज द फर्स्ट पर्सन आउट ऑफ द होल कम्युनिटी. और यंग हमारे यहाँ आईपीएस अफसर बैठे हैं, चिराग जैन साहब, इनका भी कुछ ऐसा ही रहा होगा कि अटल विश्वास जो पैदा करना पड़ता है अपने अंदर, वो बहुत जरूरी है. वो हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर मिस हो रहा है. वी हैव टू डेवलप दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन. आई मीन, मेरे को तो आपने 1986 की बात याद दिला दी. जब कॉलेज से पास होके मैं बाहर आया, तो मैं उत्तर भारत में फिल्म सिटी बनाना चाहता था. लोगों ने मुझे पागल डिक्लेयर कर दिया. एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पास कोई इतिहास नहीं है फिल्म टीवी मीडिया का, और एक तो थोड़ा थोड़ा काम मैं करता था जरूर, पर कोई ऐसा मैंने छक्का नहीं मारा हुआ था. और
उसके बाद क्योंकि मेरे में एक दृढ़ता थी और एक पूरा विश्वास था, मैं हाथ धो के इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा और 1986 में मैंने इसकी एप्लीकेशन दी। 1987 पूरे 1 साल लगा मुझे। 1 साल के बाद यूपी सरकार ने इस पूरे प्रोजेक्ट को पास कर दिया और इतिहास बन गया। आप ये सोचिए, फिर लोगों ने फिर भी बोला कि अब ये फेल हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, ये शुरू नहीं होगा। 1988 में अलॉटमेंट हो गई तो लोगों ने बोला यहाँ पे स्टूडियो नहीं बनेंगे। 3 साल का टाइम सरकार ने दिया। 1991 में हमने स्टूडियो शुरू कर दिए तो लोगों ने बोला ये स्टूडियो जो है अब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम बन जाएंगे। फिर हमने वो उसको भी पार किया और स्टूडियो के अंदर शूटिंग शुरू कर दी। और आज मैं आपको बड़ी खुशी से ये बताना चाहता हूं कि नोएडा फिल्म सिटी दुनिया की सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी है। ये 100 एकड़ का कॉम्प्लेक्स जिसमें 75 एकड़ आउटडोर, 25 एकड़ इंडोर, 25 एकड़ में 16 स्टूडियो और 16 स्टूडियो में से तकरीबन आप सोचिए 350 चैनल इस वक्त 162 मुल्कों में प्रसारित हो रहा है। 17,000 मीडिया प्रोफेशनल इस वक्त नोएडा फिल्म सिटी में काम कर रहा है और तकरीबन 1,50,000 से भी ज्यादा लोग अपनी रोजी रोटी नोएडा फिल्म सिटी की वजह से कमा चुके हैं। आप सोच लीजिए इन 30 सालों में। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैंने कम से कम अपने देश के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट लाके खड़ा कर दिया जो आने वाले कई सालों में इससे कई ज्यादा ग्रो करेगा। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश के ही मुख्यमंत्री ने 100 एकड़ के इस फिल्म सिटी से प्रभावित होकर 1,000 एकड़ की फिल्म सिटी लॉन्च कर दी है। बताइए, तो वो भी मुझे लगता है कि सक्सेसफुल हो जाएगी आने वाले समय के साथ। एक चीज जो मैं यहाँ पर फिर से दोहराना चाह रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अगर आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया है प्रोजेक्ट, एक काम, एक जॉब, तो फिर उसके हाथ धो के पीछे पड़िए, जान लड़ा दीजिए। उसमें तन मन धन पैसा पदार्थ मान मर्यादा इज्जत शोहरत सब दावे पे लग जानी चाहिए, तब आता है मजा और वहां सक्सेस मिल जाती है। अगर ये फीलिंग हमारे पूरे देश के यूथ में अगर आ जाए, मैं आपसे सच बता रहा हूं, ये देश दुनिया का सबसे महान, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल देश हो जाए। सर आपकी बात सर इसलिए बहुत कुछ सीखने को मिला और आगे भी सर मैं आपसे बहुत कुछ सीखते रहूंगा। सर मैं बताना चाहता हूँ, 2 मिनट समय लूंगा और जो भी व्यूअर्स हमें सुन पा रहे हैं, जो भी यूथ हमें सुन पा रहे हैं, मैं उन्हें भी कहना चाहूंगा कि सफर में धूप तो होगी। नीरा फाइली की बहुत अच्छी लाइन है, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अगर अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, सभी है भीड़ में, तुम भी नहीं रजत जी, मैं इसको पूरा कर देता हूं। अब मैं पूरा कर देता हूं कि सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे और अब कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, आप इरादे बदलो किनारे बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया बात कहा आपने और मैं फिर से सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। चिराग जैन जी का, अतुल चौधरी जी, आपने समय निकाल के जुड़े, आप साहिल जी, लहर सेठी जी, मारवा सर। और सर यही जाते जाते मैं यही कहूंगा कि सर एक प्रयास है सर कि सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाऊँ सर। और सर मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ सर, जब मैं सेकेंड ईयर में था, मैं जब आपको कॉलेज के सेकेंड ईयर में था सर, मैं तो मैं एक मिलने गया था। मैं सर ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ सर, तो यहाँ के एक एसआई से मिलने गया था, सब इंस्पेक्टर से मिलने गया था। मैंने उनसे टाइम मांगी थी सर, उन्होंने सर मुझे सर मिलने से मना कर दिया था। आज सर आप बिलीव नहीं करेंगे सर, पैन इंडिया सर मेरे हर एक स्टेट के अंदर मोर देन सर 40-50 IAS IPS जानने वाले हमारे पर्सनली, और भगवान की दया से और आगे भी होता रहेगा। और सर बहुत सारी कंपनीज के CEOs वगैरह, एंटरप्रेन्योर्स वगैरह, MLA MP जानने वाले हैं। और सर मैं हर दिन प्रयास करता हूँ सर, मैं सबको सम्मान करूँ, सबकी इज्जत करूँ और सबसे सीखूं सर। और सर जो नए लड़के हैं, जो यूथ हैं, मैं उनको भी सर उनसे सीखने के लिए मोटिवेट करूँ, उनको इंस्पायर करूँ, बस यही प्रयास करता हूँ। अगर आप जैसे सारे यूथ हो गए तो फिर तो देश का कल्याण हो गया समझो। सर बस आपकी सर मार्गदर्शन चाहिए सर। थैंक यू। ओके शिवानी, कंक्लूड कीजिए इसको। चलिए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी कि हम कितना मर्जी ग्रो कर जाए, कहीं भी पहुंच जाए, पर हमें अपनी रूट्स यानी हमें अपने पेरेंट्स, जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, जिस रिलीजन को हम फॉलो करते हैं, उससे कसकर पकड़ना चाहिए, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा देर वही टिक पाता है। सो हमें पैसे के पीछे नहीं भागना, हमें रिश्तों के पीछे भागना है, अच्छे ह्यूमन बींग्स बनना है, ताकि जो भी हमसे जुड़े वो हमेशा खुश रहे। और आई थिंक आप सब इस चीज की जो है वो मिसाल है। आज आप सब हमारे साथ जुड़े, तो वी आर रियली रियली ब्लेस्ड टू हैव you with us. So thank you very much and wish you a great day ahead. Thank you very much. Thank you. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Jai Hind. Thank you.